मगर क्या आपने दुष्यंत के उपन्यास, कहानियां और नाटक पढ़े हैं? यदि नहीं तो सुनिए एक रेडियो नाटक का ये छोटा सा हिस्सा, दर्द और धुआं। विमला, तोड़ दो इन दीवारों को, उतार फेंको ये जुआ। तुम्हें हंसने नहीं देता, तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता, तुम्हें आजादी से जीने नहीं देता। जिंदगी को वही भोगता है जो उसे बदलने की ताकत रखता है। काश मैं ऐसा कर सकती राकेश। हर चीज का एक वक्त होता है और हर कदम का एक मकाम। अगर कदम तय वक्त में उस निश्चित मकाम पर नहीं पड़ते तो बहक जाते हैं। और आज मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे सामने जिंदगी को बदलने का नहीं, उसे बर्दाश्त करने की मजबूरी है। ऐसा ना कहो विमला, जिंदगी बड़ी नेमत है। चाहे कितनी मजबूरियां, चाहे कितने दर्द और चाहे कितनी दीवारों से घिरी हो, आखिर जिंदगी हमें कुछ ना कुछ देती ही है। क्या देती है? जिंदगी के लिए सूना सूना आसमान जिसमें रोशनी की एक किरण तक नहीं। आखिर ये जिंदगी हमें देती क्या है? ये आदमी को हर हालत में जिंदगी का रस लेना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। क्या तुम्हारे भीतर रवायतों से लड़ने की ताकत भी नहीं है? ताकत सब में होती है राकेश, मेरे अंदर भी है। मैं भी आज अपने ब्याह के 5 साल बाद सामाजिक मर्यादा को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ चल। जी हां, ये वही दुष्यंत कुमार हैं जिन्हें सारा देश व्यवस्था से लड़ने वाले एक गुस्सैल शायर के तौर पर जानता है। आज भी साये में धूप की गजलें लोगों को बेचैन कर देती हैं। खून में हरारत होती है, दिल, देह और दिमाग झंझना जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी जमहूरियत और मजबूत होती है। रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है। सिर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। लेकिन जब आप उनका सारा लेखन पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तो लगता है कि हर फन में दुष्यंत बेजोड़ हैं। उस दौर में इस तरह की प्रतिभा वाले लोग फिल्मी दुनिया की तरफ कूच कर जाते थे। दुष्यंत को भी फिल्मी दुनिया से कई बार न्योता मिला, लेकिन उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक आध बार सोचा तो सही कि मैं भी जाके कमलेश्वर के साथ रहूं और वहाँ पर बॉम्बे चलते हैं, वहीं रहेंगे। लेकिन हम सबको भी एक तो भोपाल बहुत पसंद था और शायद वो भी दिल से ये चाहते हों कि हम भोपाल में ही रहें, तो इसलिए फिर वो नहीं गए। महानायक अमिताभ बच्चन के पिता से उनका सीधा संपर्क था और जया बच्चन के पिता उन दिनों भोपाल में एक राष्ट्रीय अखबार के संवाददाता थे। जया तो बचपन से ही उन्हें घर आते जाते देखती थीं। अक्सर दुष्यंत अमिताभ और जया को उनकी एक्टिंग पर चिट्ठी लिखकर अपनी राय देते थे। ऐसे ही एक खत का ये हिस्सा देखिए। प्रिय अमित, फिल्म दीवार देखकर ये चिट्ठी लिख रहा हूं। इतना जबरदस्त अभिनय किया है कि वो अभिनय लगता ही नहीं। आनंद के बाद इस फिल्म में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है और आत्मविश्वास किसी भी कलाकार की बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए तो शशि कपूर जैसा सितारा उन दिनों तुम छोटे थे। मैं तो बच्चन जी की कविताओं को ही उनकी संतान मानता था। मुझे क्या पता था कि रचनाओं की तरह उनकी एक संतान का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसका प्रशंसक हो जाऊंगा। जया को मेरा स्नेह देना। बचपन से ही उसे भी इसी तरह बड़ा होते देख रहा हूं। तेजी जी और बच्चन जी को मेरा प्रणाम। तो फिल्मों में दुष्यंत को न जाना था न गए, लेकिन उनकी गजलें
कई फिल्मों का हिस्सा बनी हैं। ये जुबान हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। तरह तरह के लोग थे, सारे के सारे औघड़ और फक्कड़। कुछ चले गए और कुछ जाने की कतार में। उनसे दुष्यंत का नाम भर लीजिए, वो एकदम जवान हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल दुष्यंत की गलियों में खो जाते हैं। मैं जैसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। ये हैं विजय बहादुर सिंह, हिंदी के जाने माने समालोचक और दुष्यंत के दोस्त। दुष्यंत अचानक छोड़कर चले गए तो उनका सारा साहित्य लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी स्वीकारी। कई साल भटके, कहीं न जा पाए तो अपने शिष्यों को भेजा, वो भी ना मिले तो घर के लोगों को भी इस काम में लगा दिया। कई बरस दिन रात की मेहनत काम आई और करीब 1500 पन्नों वाले 4 खंडों में दुष्यंत का एक एक शब्द समेट दिया। हिंदी साहित्य में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए इतना बड़ा काम किया हो। दुष्यंत को याद करते हुए वो आज भी अंदर तक भीग जाते हैं। दुष्यंत रचनावली के अलावा उन पर कुछ और किताबें भी विजय बहादुर सिंह ने लिखी हैं। वो अन्य लोगों की तरह ना सोचते थे, जैसे वो मानते थे कि सत्ता कोई ऐसी अजूबा चीज़ नहीं है कि जिसके पास खड़े होने से लेखक की पहचान गायब हो जाती है। और वो भी नहीं मानते थे कि सत्ता के पास जाने के बाद लेखक जो है उसको अपनी रीढ़ भूल जाना चाहिए या अपने घुटने तोड़वा के बैठ जाना चाहिए। ये दोनों बातें वो नहीं मानते थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको अपने ज़माने की बहुत ज़बरदस्त चिंताएँ थीं और अपने ज़माने के चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता था वो। अगर वो नहीं पहचानता तो ये नहीं कहता कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन 2-3 बातों में वो बहुत साफ थे कि एक तो जो भी कुछ लिखा जाए उसके बीच में आलोचक नहीं आए, पाठक और कवि का रिश्ता बने। दूसरी बात यह है कि वो देशजता से भरा हुआ हो, और तीसरी बात ये कि उसमें समझौता परस्ती नहीं हो, माने मूल्य धर्मिता हो। इसलिए उनका जो संग्रह है जलते हुए वन का बसंत, उसमें ये बात वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि आखिर एक कवि के होने का मतलब क्या है। और ये हैं डॉक्टर धनंजय वर्मा, हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर। सारी उम्र पढ़ाया और खूब सम्मान पाया, लेकिन दुष्यंत जिन गालियों से अपने धनंजय को सम्मानित करता था वो आज भी उन्हें भावुक बना देती हैं। दुष्यंत की ढेरों यादें, कुछ बताने लायक और बहुत सी न बताने लायक। एक बार उनके दिल के दरवाजे पर दुष्यंत की दस्तक दीजिए, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते। 77 साल की उम्र, लेकिन दुष्यंत का नाम लेते ही आंखों में 50 साल पुरानी चमक आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वो जितना बड़ा लेखक या कवि था, उससे बड़ा वो इंसान था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आदमी इंसान के रूप में बड़ा नहीं होता, वो बड़ा लेखक नहीं हो सकता। वो इम्पल्सिव था, मैं भी इम्पल्सिव हूँ। जैसे उदाहरण के लिए उसने कोई कविता लिखी और वो बड़ा बेचैन, आवेग का कवि था, ही वाज ए मैन ऑफ ए पैशन। तो उस आवेग में वो चाहता था कि मैं उसको कुछ सुनाऊं, कोई व्यक्ति मिले जिसे मैं सुनाऊं। अच्छा, वो हर किसी को वो इस काबिल भी नहीं समझता था। अजीब बात थी उसमें, एक अजीब समहाउ वी गॉट टुगेदर। हालांकि शुरुआत हमारी भी उसी तरह से हुई थी, द्वंद्व से, लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने गए और झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बिल्कुल झगड़ बैठे, बिल्कुल बच्चों की तरह। इसलिए कि एक बार का प्रसंग है कि वो हम लोग बिल्कुल बिफर पड़े कि अब
आई राइट यू ऑफ, तो तुम्हारे लिए ऐसी की तैसी, बिल्कुल गाली गलौज। चले आए, मैं चला आया, वो चला गया अपने घर। शाम को पता चला घंटी बजी और दुष्यंत दरवाजे पे खड़े हैं। यूँ देखा उसने, उसके बाद भीतर गया सीधे और माँ के पास आ गया, मेरी माँ के पास। माँ के पास बैठ गया। मैं तेरे से मिलने नहीं आया हूँ, मैं माँ से मिलने आया हूँ। अब मुझे हंसी आ गई। माँ भी हंसने लगी, कहने लगी बेटा तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, अभी बच्चों की तरह लड़ते हो। ये एक बड़ी तीखी बहस हो गई और तू तड़ा गाली गलौज हुआ, झगड़ा हो गया और हम लोग रिटायर हो गए। एक दो जन सोते सोते सो रहे हैं हम लोग, धीरे से उसका हाथ मेरे हाथ पर आया और हाथ उसने दबाया। ये जो हाथ दबाया उसका जो जेस्चर था वो इतना सांकेतिक और इतना संवेदनशील जेस्चर था कि सब कुछ कहा कुछ नहीं उसने, मुंह से कुछ नहीं कहा। वी यूज टू शेयर आवर लव्स ऑल्सो, हम अपनी मोहब्बतें और अपनी प्रेमिकाओं के बारे में बात करते थे। बस ये सिर्फ इतना था कि प्रेमिकाएं शेयर नहीं करते थे, जानते जरूर थे कि ये फला ये है, फला वो है, फला वो ये है। और अब दोस्तों के बाद कुछ दीवानों की बात। भोपाल के राजुरकर राज दुष्यंत से कभी नहीं मिले, लेकिन अपने भीतर दुष्यंत को वो हमेशा महसूस करते रहे। दुष्यंत की यादों को सहेजने में उन्होंने अनोखा काम कर डाला। 2 कमरे के अपने घर का एक कमरा दुष्यंत को समर्पित कर दिया और वहां एक संग्रहालय बना दिया। कई साल तक एक कमरे में यह संग्रहालय चला। आज यह संग्रहालय बड़ा आकार ले चुका है। दूर दूर से दुष्यंत के चाहने वाले इस संग्रहालय में रोज आते हैं, घंटों बैठते हैं और बच्चों की तरह दुष्यंत के बारे में पूछते हैं। लगातार न केवल दर्शकों का आना जाना चल रहा है, शोधार्थी आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, जो नवोदित लेखक है वो भी आते हैं, जो बड़े लेखक हैं वो भी आते हैं, समाज से जुड़े हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, कलाकार आते हैं, अभिनेता आते हैं। मसलन ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गई है और यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप से संग्रहालय चल रहा है। कहते हैं कि दुष्यंत वो है कि दुष्यंत के जाने के बाद भी ये लगे कि यहाँ कोई शख्स आकर गया हो है। मुझे लगता है दुष्यंत वो है, जहाँ जिस रूप में देखेंगे दुष्यंत आपको मौजूद मिलते हैं। दुष्यंत के बाकी दोस्त एक एक कर विदा हो गए। कमलेश्वर होते तो दुष्यंत के कुछ और नए रूप बताते, अब नहीं हैं तो उनके और कुछ और दोस्तों की राय पर एक नजर डालिए। क्या कहते हैं वो दुष्यंत के बारे में। दुष्यंत की गजलों ने एक बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और वो भूमिका है सांस्कृतिक और इंसानी मूल्यों के एकीकरण और भाषाई सरमाए के साथ लाने की भूमिका। दुष्यंत की गजलों ने हिंदी और उर्दू की जुदा कर दी गई विरासत को जोड़ा है। दरअसल यही काम प्रेमचंद ने किया था। नाजिम हिकमत और पाब्लो नेरुदा की कविताएं अपने देशों में जो और जितना कर सकीं उससे कहीं ज्यादा दुष्यंत की गजलों ने भारतीय लोकतंत्र को बचाने में की है। हम सबों में दुष्यंत अकेला एक ऐसा दोस्त था जिस पर कुछ मामलों में आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे और कुछ मामलों में वो क्या कहेगा क्या करेगा इसका भरोसा नहीं रहता था। उसकी गजलें एक ऐसे आदमी की प्रामाणिक और पीड़ा भरी आवाज थी जो अपने मुल्क को, जो अपनी इस दुनिया को बेहद प्यार करता था। वो बीमार नहीं था, न तन से, न मन से और न आदत से। वो बेहद हंसमुख था, अलमस्त और बेफिक्र। तनाव को गर्द की तरह झाड़ देना वो जानता था।
वो वर्तमान की पीड़ा समझता था। उसे आने वाले दिनों पर आस्था थी। दुष्यंत के दिमाग की रचना उन धागों से नहीं हुई थी जिनसे कामयाब नस्ल के आदमी बुने जाते हैं। गलत ताने बाने में उलझकर रह जाना उसकी ट्रेजेडी थी। वो इस अन्याय से भरे संसार में गलत आकांक्षा की गलत सजा का शिकार हुआ। शरद जोशी शायद ठीक कहते थे। दुष्यंत कुदरत की गलत सजा का शिकार हो गई। दिसंबर 1975 की उस सर्द रात को दुष्यंत अपने एक दोस्त के घर दावत पर गए। कविताओं के दौर चले और महफिल देर रात तक जमी। लौटकर सो गई। तीसरे पहर सीने में दर्द हुआ, नींद टूट गई। उस रात ढंग का इलाज न मिला और जिंदगी भर किसी से हार न मानने वाला दुष्यंत मौत से हार गया। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। जाहिर है शब्दों की ताकत वक्त की ताकत से कहीं बड़ी होती है। दुष्यंत 37 साल पहले हमारे बीच से चले गए और दुष्यंत की गज़लें तब से आज तक हर पीढ़ी गुनगुना रही है। तो ये था हिंदी गज़लों के राजकुमार दुष्यंत पर हमारा खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।